चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक का। अब आपका टारगेट क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टारगेट ये है कि घर जा करके हर दिन जितना पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट आपको अब्सॉर्ब कर लेना है, सोख लेना है, पूरा सोख लेना है कि जब आंख बंद करके रिकॉल करें तो आपको वो डायग्राम के नीचे ये लिखा हुआ था, उसके बगल में ये थियरी था, उसमें हम ये चीज अंडरलाइन किए थे, उसमें ये चीज बॉक्स में डाले थे, शीट में ये चीज यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट था, ये सब कुछ प्रोसेस हो जाना चाहिए ब्रेन। तो बच्चों सबसे पहली बात कि हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है, प्यारा सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी बुक में ये सीक्वेंशियली चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर इज अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आपने क्लास 10th में पढ़ा था। इफ योर मेमोरी गिव्स यू अ गुड सर्विस तो आप कुछ कुछ चीजों को रिकॉल कर पाते हैं, बट आई विल अज्यूम कि आपने नहीं पढ़ा था कुछ। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि कुछ खास आपको नहीं पता है, सो दैट आई विल मेंशन यू एवरी स्मॉल माइन्यूट थिंग्स एज वेल। और आज जो हम लोग बातें करेंगे दैट विल बी वेरी फंडामेंटल, वेरी बेसिक। सबसे पहली बात तो ये है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझना आपके लिए दो एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट ऑफ कोर्स ये है कि आपके एग्जाम का पार्ट है, ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस का हिस्सा है, आपके नीट में आएगा, यहां से क्वेश्चन और ठीक ठाक कंटेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस टॉपिक का प्रॉपर अब्सॉर्ब्ड इंफॉर्मेशन वी वुड बी नीडिंग फॉर अ बेसिक healthy reproductive life in the upcoming future as well. We should be knowing very minute details about the reproductive aspect of human. If we are knowing those things, हम बहुत से misnomers, बहुत से misconceptions से बचते हैं, वरना usually ये मुद्दा is the least talked about thing in the society. People don't talk usually. In general, बहुत सारे छोटे छोटे doubts adolescence age में, टीन एज में बच्चों के अनसॉल्व्ड रह जाते हैं क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती है। ना तो पेरेंट्स से बात होती है बहुत ज्यादा यूजुअली, ना तो टीचर्स बहुत खुल के मेंशन कर पाते हैं, बच्चे पूछने में भी हेजिटेट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माइन्यूट फैक्टर्स रह जाते हैं विच रिमेन्स अनसॉल्व फॉर सेवरल पीपल। आई विल ट्राई कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके माइंड में अराइज होते हैं वो खुद डिस्कशन में ही सॉल्व हो जाए। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रहते हैं then I would be encouraging you very strongly not to hesitate in talking and discussing about that. Being a science student, आपका ब्रेन ना बिल्कुल एकदम उस तरह से ओपन रहना चाहिए, कोई आपको जो भी बातें नहीं समझ में आती हैं बेझिझक होकर के और कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बात कर सकते हैं आप। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में सबसे पहले जो चीज आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड वुड बी कि there is a term called puberty. P-U-B-E-R-T-Y. This is the term puberty. Puberty का मतलब क्या होता है जरा पहले समझ लेते हैं quickly fast. Puberty refers to the sexual maturity that an organism acquires at a certain age. मतलब सिंपल भाषा में एकदम लेमैन टर्मिनोलॉजी में we would be mentioning कि puberty का मतलब हुआ कि when an organism, when a human in particular, male हो या female हो, becomes sexually active या sexually mature, becomes capable of reproduction, that age is called puberty in his or her lifespan. सिंपल भाषा में इसका मतलब यही निकला कि जब एक इंसान रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अक्वायर कर लेता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है किसी ह्यूमन में एक सर्टेन उम्र पे। रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी का बहुत सिंपल सा मतलब ये होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या मतलब होगा, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले आई वांट यू कि आप पुबर्टी को एकदम क्लियरली समझ लीजिए। मेल में पुबर्टी का जो एज है ये है 12 से 14 साल और फीमेल में ये एज होता है 10 से 12 साल। मतलब ये बेसिक एज कंसिडर किया जाता है कि एक फीमेल की उम्र जब 10 से 12 साल होती है तो फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं, मतलब ओवरीज डेवलप हो जाते हैं। गोनाड्स कहते हैं हम लोग ओवरीज को, फीमेल गोनाड इज ओवरीज, मेल गोनाड इज टेस्टिस, राइट। तो टेस्टिस की मैच्योरिटी मेल में, टेस्टिस की मैच्योरिटी अगर हो जाती है मेल में
टेस्टिस की मेच्योरिटी का मतलब हुआ कि टेस्टिस से डेवलप होने वाले हॉर्मोन्स, टेस्टिस से डेवलप होने वाले गैमेट्स, ये फंक्शनली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मेल में उस एज को आप प्यूबर्टी एक्वायरेंस या अटेनेंस कहते हैं। उसके बाद मेल गेन्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। आप सारे बच्चे प्यूबर्टी एक्वायर कर चुके हैं। जिस एज की थ्योरेटिकल बात की जाती है 10 से 12 साल फीमेल में और 12 से 14 साल मेल में, दैट इज व्हाट प्यूबर्टी रेफर्स टू, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ और बेसिक एस्पेक्ट्स को समझना शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया गया कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या तो मेल या तो फीमेल होंगे। बोथ सेक्स, बोथ जेंडर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बट ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन या तो मेल होगा या तो फीमेल। दूसरा पॉइंट मेंशन है, इस दूसरे पॉइंट में उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब यही हुआ, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हुआ कि सेक्स सेपरेट होता है। Males are different individual, females are different individuals with different functional organs. Third point talks about के each sex has reproductive organ. Primary reproductive organ को आप gonad बोलते हैं। उसके अलावा accessory reproductive structures में बहुत सारी चीजें आती हैं जो help करता है primary reproductive organ के functionality को। We will be discussing about those things step by step. That includes reproductive tracts, accessory structures, etc. मेल गोनाड टेस्टिस है, फीमेल गोनाड ओवरी है। ये जो गोनाड होते हैं इनमें से दो चीजें डेवलप होती हैं। एक होता है गैमेट जिसको आप सेक्स सेल बोलेंगे, और दूसरा होता है क्या, हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स क्लास 11th में आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हॉर्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल गोनाड्स से रेस्पेक्टिवली। प्लीज एक बार अच्छे से अब्सॉर्ब करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल बातें हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को चैप्टर के अंदर जाएंगे तो। गोनाड का मतलब होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल गोनाड इज टेस्टिस क्योंकि टेस्टिस में बनता है गैमेट। गैमेट आर द सेक्स सेल। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। वेरी गुड। फीमेल गैमेट इज ओवम। ओवम इज द फीमेल गैमेट, स्पर्म इज द मेल गैमेट। Gametes are haploid in nature. ये भी पता है आप लोगों को अच्छे से, right? That is के गैमेट में जो gametes are haploid. That is के गैमेट में half set of chromosome होगा। Human cell, अगर normal human cell has 46 chromosome, तो the gamete produced from these human cell will have only 23 chromosome. तो एक नॉर्मल सेल कहलाता है डिप्लॉइड 2n एंड गैमेट्स आर कॉल्ड n. एवरी गैमेट इज हैप्लॉइड, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। ये बातें आपको आगे इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा हमारा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आगे जितनी भी बातें की जाएंगी तो यू विल बी रिक्वायरिंग दीज स्टफ्स। तो हमने बात यहां पे सिर्फ ये की कि गोनाड क्या होता है, गैमेट क्या होता है। गोनाड से प्रोड्यूस होता है गैमेट एक्चुअली। गैमेट के अलावा गोनाड से और क्या प्रोड्यूस होता है, सेक्स हॉर्मोन्स। पुबर्टी एक्वायरेंस जब होती है ह्यूमन में तो पुबर्टी के बाद सर्टेन चेंजेस आते हैं मेल्स में एंड फीमेल्स में भी। पुबर्टी के बाद ना एक सिग्निफिकेंट बदलाव आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पुबर्टी का एज क्या बोला मैंने, मेल में 12 to 14 years एंड फीमेल में 10 to 12 years। जब एक चाइल्ड जिसकी उम्र 8 साल मान लीजिए, वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उस एज में 8 साल की उम्र के एज में मेल और फीमेल ईदर ऑफ द जेंडर में what actually we will be finding is this कि there will be lot of similarities। जैसे कि छोटे बच्चों की ना आवाज, साउंड जो होगा, वोकल कॉर्ड्स से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी वेरी सिमिलर। आप फोन पे किसी से बात करेंगे, आपने कहीं कॉल किया, किसी ने बच्चे ने फोन उठा लिया, तो आपको उसका जेंडर नहीं समझ में आएगा जब उसकी उम्र 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। बट जब ये होगा मान लो 15 साल की एज का बच्चा हो या बच्ची हो,
तो वहां पे आवाज में डिफरेंस आ जाएगा. मेल विल बी हैविंग अ होर्स वॉइस विच इज ऑफ लो पिच. फीमेल विल बी हैविंग अ श्रिल वॉइस विथ हाई पिच. ठीक है, आवाज में आपको मतलब पुबर्टी के बाद ये आवाज का चेंज दिखाई देगा. फिर आपको फोन पे अगर किसी ने कॉल रिसीव किया तो आपको पता चल जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, क्योंकि आवाज में तब्दीली, आवाज में परिवर्तन कब हुआ? प्यूबर्टी के बाद. कहीं बाहर से आवाज आ रही है, आप यहां बैठे हैं, कहीं बाहर से आवाज आ रही है, कोई बात कर रहे हैं दो लोग, तो आपको मेल एंड फीमेल की वॉइस का फर्क पता चलेगा प्यूबर्टी के बाद. तो हम लोग पहले जरा दो चार पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस डेवलप होते हैं ह्यूमन में. मेल में जो चेंजेस आएगा, मेल में पहला चेंज आएगा, वॉइस हो जाएगा उसका होर्स एंड लो पिच. वेरी गुड. दूसरी बात होगी फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो जाएगी. मूंछ और दाढ़ी का डेवलपमेंट जो होगा मेल में कब होगा? प्यूबर्टी के बाद. ये साइन है प्यूबर्टी का. इफ देयर इज द ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैचेस इन ह्यूमन मेल, तो ये 10 साल के बच्चे में नहीं होता है, 8 साल के बच्चे में नहीं होता है. कब होता है? 12, 13, 14 के आसपास डेवलप होना शुरू होता है. तीसरा चेंज मेल में आएगा, वो होगा मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा कंपैरेटिवली. जैसे कि अगेन हम लोग 7-8 साल का मेल चाइल्ड हो या 7-8 साल का की फीमेल चाइल्ड हो, अगर दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिजिकल झगड़ा, तो दोनों में ना बराबर स्ट्रेंथ होती है ऑलमोस्ट. कोई किसी को पीट सकता है. बट अगर आपके एज में, सेम एज में अगर फाइट हो जाती है फिजिकल वाली, तो फर्क पड़ जाएगा. या यूं कह लीजिए कि नीचे से एक भारी गैस का भरा हुआ सिलेंडर हो जो नीचे रखा हुआ हो, और बोला जाए आप सेम एज ग्रुप के 16 साल के मेल को भी 16 साल की फीमेल को भी उठा करके ऊपर लेकर के चलो, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा. There will be exceptions of course. There are wrestler females as well, bodybuilders female as well, है ना, पहलवान लड़कियां भी होती हैं, कुश्ती करती हैं. तो बट वो एक एक्सेप्शनल फैक्टर हुआ. इन जनरल अगर वी आर टॉकिंग ऑफ, तो फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा कि वही 16 किलो का सिलेंडर उठा करके मेल को लाने में कम डिफिकल्टी होगी, फीमेल में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मेल में क्या चेंजेस आया? मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगा आफ्टर द अक्वायरेंस ऑफ पुबर्टी. फीमेल में मस्कुलर स्ट्रेंथ ऐसा अक्वायर नहीं हो रही है उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा मेल में हो रही है. ठीक है. चौथा चेंज आएगा मेल में कि स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टेस्टिस मैच्योर हो चुका है प्यूबर्टी एक्वायरेंस के बाद. क्या क्या बोला मैंने? आई सेड कि सबसे पहले वॉइस में डिफरेंस आएगा, और वॉइस का जो डिफरेंस है ना, वो उसके लैरिंग्स के बाहर प्रोट्रूड होने से होगा. यहाँ पे मेल में ये फील हो पाएगा, जिसको आप कहते हैं एडम्स एप्पल इज अ निकनेम, जिसको आप वॉइस बॉक्स कहते हैं, या बायोलॉजिकल टर्म इज लैरिंग्स. यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है. मेल में ना ये बाहर आ जाता है पॉइंटेड थोड़ा. ये मेल में बाहर प्रोट्रूड होने की वजह से ही वॉइस में डिफरेंस आता है. फीमेल में ऐसा प्रोट्रूडेंस नहीं होता, तो फीमेल्स हैव अ श्रिल वॉइस. ठीक है. उसके बाद हमने बात की फेशियल हेयर्स की सेकंड पॉइंट में, मूंछ और दाढ़ी का डेवलप होना. ये डिफरेंस वाली बात है. प्यूबिक हेयर और एक्सियल हेयर आप कहते हैं. एक्सियल हेयर आप कहते हैं आर्मपिट्स के हेयर को, और प्यूबिक हेयर्स आप कहते हैं जेनाइटल्स के आसपास के हेयर्स को. जेनाइटल्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन. प्राइमरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आर गोनाड्स. वेरी गुड. गोनाड्स के आसपास के जोन को इंक्लूडिंग सेवरल अदर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जेनाइटल्स. तो मेल जेनाइटल्स वुड बी स्क्रॉटम, पेनिस, ये सारा जोन जेनाइटल्स कहलाएगा. फीमेल जेनाइटल्स वुड बी द वजाइनल रीजन, द पेल्विक रीजन. तो pubic hairs are the hairs surrounding the genitals. Axial hairs are the hairs in the armpits. तो armpits के hairs, pubic hairs ये common है मेल फीमेल दोनों में. हम लोग differences की बात कर रहे हैं. और ये hair का जो development है ये भी puberty का sign है. वैसे तो ये hair भी develop होगा puberty के बाद ही, बट मेल में स्पेसिफिकली facial hairs का prominent growth मिलेगा. फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा. ठीक है. फीमेल्स में हेयर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. बड्स डेवलप होते हैं, हेयर बड्स कभी कभी डेवलप होते हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे. उस पे रेजर नहीं लगाना है वरना बड़ा बड़ा दाढ़ी आ सकता है. ठीक है. दैट हैपेंस विद लॉट्स ऑफ पीपल. देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ एंड्रोजेंस जो
रेज हो जाता है कुछ फीमेल्स में, दे हैव द ग्रोथ ऑफ हेयर्स की मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा. एंड्रोजन्स प्लेज अ बिग रोल इन फीमेल्स if they are having the body hairs, and that do increases these days by the use of lots of these cosmetic products and hair removal products as well. खैर वो एक्सेसरी बात है. फीमेल में होने वाले चेंजेस में शामिल क्या क्या होती है बातें, उसको भी समझते हैं. फीमेल्स में जो सबसे प्रोमिनेंट और मेजर चेंज डेवलप होगा, किस बात की चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग? प्यूबर्टी अक्वायरेंस के बाद होने वाले चेंजेस की बात कर रहे हैं. पहला चेंज फीमेल में, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो इज अ साइन कि फीमेल हैज अक्वायर्ड प्यूबर्टी. दूसरा चेंज, द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट इज द अदर चेंज दैट द फीमेल विल undergo if she has acquired puberty. Third change, the voice will become very high pitch and shrill in contrast to the male जिनकी आवाज हो जाती है low pitch and hoarse. Hoarse नहीं, hoarse, HOARSE. ठीक है, ये सब कुछ बेसिक सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे जो फीमेल्स में पाए जाएंगे. चौथा और एक और मेजर चेंज फीमेल में होगा, दैट इज द पेल्विक एनलार्जमेंट. दैट इज के ये जो पेल्विक गर्डल है ना, ये कौन सा गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल. शोल्डर इज अ पेक्टोरल गर्डल है ना, हिप जॉइंट इज द पेल्विक गर्डल. ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा थोड़ा इन कंपैरिजन टू द मेल्स. फीमेल विल बी हैविंग अ ब्रॉडर हिप या हिप जॉइंट विल बी ब्रॉडर. क्या लॉजिक है इसका? फीमेल में ये जो कमर के नीचे की हड्डी है ना, ये थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी. कब 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 कब? प्यूबर्टी के बाद. प्यूबर्टी अक्वायर होते 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 विद द पैसेज ऑफ एज. इसका रीजन ये है बच्चों कि आपके नेवल के नीचे यहां पे यूटेरस होता है फीमेल में, जिसको वूम्ब कहते हैं आप. यही वो जोन है जहां बच्चे की डेवलपमेंट होती है. आम भाषा में इसको आप कोक कहते हैं, जहां बच्चा 280 दिनों तक डेवलप होता है. तो वहां पे चैम्बर का जो साइज है ना, जो हॉलोनेस है, दैट एक्सपैंड्स सो दैट द एक्वायरेशन एक्यूमुलेशन या स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ. आ रही बात समझे आपको? बोलो. तो एज जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है और मैच्योरिटी आती है, फिजिकल मैच्योरिटी आती है, तो ये एक्सपैंड होता है. और फीमेल में ये जो लोअर पेल्विक बोन है दैट एक्सपैंड स्लाइटली. तो चार बातें फीमेल्स के बारे में भी हमने की. पहला पॉइंट क्या था? द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल. मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके. दूसरा पॉइंट आएगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट पाया जाएगा फीमेल में आफ्टर द पुबर्टी एक्वायरेंस. आवाज में चेंज होगा, और ज्यादा श्रिल हो जाएगी वॉइस और हाई पिच हो जाएगी. फीमेल चिल्लाएगी ना तो आवाज बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी. हाई पिच का मतलब ये होता है छत पे खड़े होकर के मेल चिल्लाए, आवाज कितना दूर जाती है. फीमेल चिल्लाए तो हमें पाएंगे कि फेमिनिन वॉइस विल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. मेल की वॉइस ना गूंज जाती है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाएगी. चिल्लाएंगे क्लास में कौन, तो आवाज ज्यादा गूंजेगी मेल की. बट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में क्या होगा? फेमिनिन वॉइस विल ट्रैवल longer distance. That's the reason that's called high pitch. Pitch समझते हैं ना, वेव पढ़ा है ना आपने. तो ये रिकॉल करो कि मैंने क्या क्या बोला, जल्दी से रिकॉल करो. चार पॉइंट मैंने बोला कि क्या क्या परिवर्तन आएगा मेल में, ये सब हम पूछ लेंगे. आगे बढ़े. मेन चीज जो आज आपको बताया जा रहा है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में विल बी लर्निंग लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. स्ट्रक्चरली ना पूरा उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छपना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी है आप. The sexual maturation of an individual is puberty. That's how we define puberty on a fundamental level. Age है 10 से 12 साल फीमेल्स के लिए, 12 से 14 साल मेल्स के लिए. Puberty is accompanied by some physical changes in the body. These physical changes, मेल में आएगा muscular development, hoarse voice, growth of facial hairs, ठीक है, development of sperm production, etc. etc. Mammary gland development फीमेल में, हाई पिच वॉइस, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पेल्विक एनलार्जमेंट, ये सारे चेंजेस आएंगे फीमेल्स में. कोई दिक्कत? दाढ़ी आना इज अ चेंज इन मेल्स, दैट वुड बी अ साइन ऑफ प्यूबर्टी.
ये बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होगा, पैची पैची, फिर ये थोड़ा और डेंस होता स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी और द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन मेल, the density and the frequency of the beard is found in human males. Some individual will have like very patchy hair on the face, beards कहीं कहीं पे नहीं है, आपने देखा है इस तरह से भी. Certain people will be having a very dense growth of hairs on the face. तो ये जो difference होगा that would be based on the sex hormone. The quantity of sex hormone will determine the strengthful difference between the facial hairs. Muscular development is the other change. ऐसा हो जाए जरूरी नहीं है, बट ऐसा हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए तो, ठीक है ना. This is the larynx जो यहाँ पे डेवलप होता है मेल्स में, जो प्रोट्रूड आउट करता है, एंड दिस इज अ वॉइस बॉक्स एक्चुअली, एक्सपैंड हो जाता है, इसके कारण ये बाहर आ जाता है थोड़ा, और आवाज का भी फर्क विजिबल होना शुरू होता है. फीमेल्स में होने वाले चेंजेस में शामिल है हेयर ग्रोथ, फीमेल्स में भी होगा, बट नॉट फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड एक्सियल हेयर्स. ब्रेस्ट बडिंग डेवलप होगा, पिंपल्स या एक्ने डेवलप होना फेस पे इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्यूबर्टी इन इनिशियल फेज ऑफ प्यूबर्टी. कुछ सालों तक ऐसा रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ एज एंड विद द गुड डाइट दैट यू कंज्यूम. न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है. सडन हार्मोन बर्स्ट होता है बॉडी में, आपका जो हार्मोन है वो ब्लड में फ्लो करता है, ठीक है, दैट मेक्स द ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंपैरेटिवली कंटामिनेटेड. पानी का बहुत ज्यादा पिया जाना, पेट का ठंडा रहना, और आपके बॉडी में अच्छे क्वांटिटी में विटामिन्स का जाना, ये एक्ने वाली प्रॉब्लम से आपको रिलीव कर सकता है. सबको हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर लोगों को हो जाता है. मूड स्विंग इज द अदर चेंज, ठीक है. हाइट स्प्रेड, पीरियड्स जिसको आप कहते हैं मेंस्ट्रुएशन इन प्रॉपर लैंग्वेज. मेंस्ट्रुएशन समझते हैं आप? मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली वुड रेफर टू द, ये दो टर्म है बच्चों, इनसे फेमिलियरिटी एक्वायर कीजिएगा क्विकली. मेनार्क एंड मेनोपॉज. क्या दो टर्म है? मेनार्क, ठीक है. मेनार्क इज हाउ यू प्रोनाउंस द फर्स्ट टर्म. मेनार्क का मतलब होता है द बिगनिंग ऑफ पुबर्टी. पुबर्टी की शुरुआत को आप मेनार्क कहते हैं फीमेल्स में, और एंड ऑफ पुबर्टी को बोला जाता है मेनोपॉज. दैट इज कि फीमेल में ना रिप्रोडक्शन का एक सर्टेन फ्रेम एज होता है. अच्छे से प्लीज समझ लें इस बात को. फीमेल्स में जैसे जब बिगनिंग ऑफ पुबर्टी होती है, क्या एज? 10 से 12 साल, तो दैट एज इज कॉल्ड मेनार्क. मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वर्ड है मेन, MENA, मेनार्क. बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन जब हो जाएगा फीमेल में, यूजुअली 45 साल के आसपास की उम्र में जाके, जिसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी लूज कर देगी यूजुअली, जनरली. सर्टेन फीमेल्स में थोड़ा और आगे भी जा सकता है, बट यूजुअली 45 साल के एज के बाद फीमेल कैन नॉट एक्वायर प्रेगनेंसी. फीमेल में ओवम या गैमेट बनना ही बंद हो जाता है, तो उसको आप बोलते हैं मेनोपॉज. उस फेज को आप क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद फीमेल बिकम्स नॉन रिप्रोडक्टिव. तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगा वो मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज के बीच में होगा. फ्रॉम द मेनार्क till menopause is that frame of lifespan जिसमें she gets married, she becomes mother, she gives birth to child. 45 साल से 50 साल के आसपास का रेंज जब आएगा, उसके बाद हॉर्मोन्स डिप्रिशिएट करेंगे, सेक्सुअल हॉर्मोन्स फीमेल्स में, and that would lead to a condition called menopause. Condition called menopause. That is the end of puberty. मेल में देयर इज नथिंग कॉल्ड मेनोपॉज. मेनोपॉज वर्ड तो वैसे मेंस्ट्रुएशन के लिए है, तो वो तो फीमेल के लिए ही है, बट ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं होता मेल में कि रुक जाए स्पर्म बनना, या मेल नेवर लूजेस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. मेल में स्पर्म बनने का जो फिनोमेना है ये 70 साल 80 साल में भी हो सकता है, क्वांटिटी घट सकती है, बट स्टॉप नहीं होता. मेल में शुरू हुआ प्यूबर्टी एक्वायरेंस या लाइक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी 12 से 14 साल में, बट दैट कंटिन्यूज टिल द डेथ. मेल नेवर बिकम स्टेराइल. क्या बोला मैंने? स्टेराइल. स्टेराइल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन.
देयर आर टू टर्म्स एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, फर्टाइल, फर्टाइल का उल्टा स्टेराइल। फर्टाइल उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे आप, इन जनरल फर्टाइल वर्ड आपके दिमाग में आता है मिट्टी के लिए, एग्रीकल्चर में आप यूज करते हैं फर्टाइल सॉइल, नॉन फर्टाइल सॉइल। तो फर्टिलिटी या फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ हिंदी में एग्जैक्टली, बट ये आप इसको प्रैक्टिकली इस भाषा में समझेंगे कि ह्यूमन आर कॉल्ड फर्टाइल व्हेन दे आर हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एंड ह्यूमन आर कॉल्ड स्टेराइल व्हेन दे लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते by natural reasons from the initial, from the beginning itself. There are people who can't conceive, there are people in the world जिनको child नहीं हो पाता despite of marriage, ऐसे individuals को आप sterile कहते हैं या infertile कहते हैं। तो मैंने बोला आपको कि फीमेल में मेनोपॉज के बाद क्या आ जाएगा, स्टरलिटी आ जाएगी, female loses the ability to reproduce, तो female are no more fertile after the age of 45 to 50 years approximately, ठीक है, 45 से 50 के आसपास उम्र होने के बाद फीमेल में मेनोपॉज आएगा। मेनोपॉज का मतलब क्या होगा, रिप्रोडक्शन एबिलिटी स्टॉप हो जाएगी। रिप्रोडक्शन एबिलिटी स्टॉप हो जाएगी का मतलब होगा कि ओवम नहीं बन पाएगा। मेल में ऐसा नहीं होता कुछ, देयर इज नो टर्म एज सच फॉर मेल जहां पे हम ये कहेंगे कि उनका स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, मेल में स्पर्म बनना बंद नहीं होगा। तो मेल नेवर अंडरगोज अ मैकेनिज्म ऑफ स्टरलिटी या इनफर्टिलिटी। तो शुरू करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को समझना है आपको सर्टेन पॉइंट्स में। सबसे पहले टेस्टिस की बात होगी, फिर उसके बाद टेस्टिस के बाद एक्सेसरी डक्ट्स की बात होगी, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात होगी, फिर हम लोग कॉप्युलेटरी ऑर्गन पेनिस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीमन के बारे में बात करेंगे। 5 टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। सबसे पहले टेस्टिस पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है, गोनैड है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, याद है आपको, बहुत नैरो नैरो ट्यूब या पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ फ्लो करता है उसको डक्ट बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असिस्ट या स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से डक्ट हैं, दैट वी वुड बी गोइंग थ्रू। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, गोनाड पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉप्युलेटरी ऑर्गन ह्यूमन का, ह्यूमन मेल का विच इज पेनिस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सीमेन जिसमें स्पर्म फ्लोट करता है। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, उसके बाद कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस एंड सीमेन। तो सबसे पहला पॉइंट ये, कोई भी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको सर्टेन, थ्योरी से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग जरा फंडामेंटल स्ट्रक्चरली मैं आपको चीजों को समझाऊं, उसके बाद पूरी थ्योरी एक साथ पढ़ लेंगे। देखो, ह्यूमन मेल, एवरी नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल ह्यूमन मेल, नॉर्मल हेल्दी functional human male has a pair of testes, ठीक है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होगा हर नॉर्मल हेल्दी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब नॉर्मल लोगों में इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन मेल विल हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एंड दिस पेयर ऑफ टेस्टिस is found outside the abdomen in a pouch like bag called scrotum। मैंने बोला सारे नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल ह्यूमन मेल में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होगा, पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होगा। सारे गोनाड्स, फीमेल में भी पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, बट फर्क ये है कि मेल का गोनाड एब्डोमेन के बाहर होगा प्रेजेंट। एब्डोमेन याद है आपको, यहां से यहां तक थोरैक्स, यहां से कमर तक, डायफ्राम से लेकर के पेल्विक बोन तक, क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन, राइट। एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंस होगा टेस्टिस का ह्यूमन में। जस्ट अ मोमेंट। तो बात हम कर रहे थे, एब्डोमेन के बाहर होता है टेस्टिस। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बचपन में पूछा गया है, 8th में, 10th में। 8th में भी रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना आपने, फिर 10th में भी पढ़ा था आपने, फिर 12th में भी पढ़ रहे हो। देख रहे हो, इवन ईयर्स के टॉपिक सेम होते हैं और ऑड ईयर्स के टॉपिक सेम होते हैं। मोशन पढ़ा था 9th में, फिर 11th में आया, मुंह उठा करके वापस। सेल पढ़ा था 9th में, टिश्यू पढ़ा था 9th में, फिर से आ गया था ये सब 11th में। टेस्टिस ना डेवलप होता है एब्डोमेन के अंदर,
एक जब बच्चा माँ के कोक में पनप रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो सारे ऑर्गन बन रहे हैं बॉडी के अंदर, किडनी बन रहा है, लिवर बन रहा है, हार्ट बन रहा है, लंग्स बन रहा है, टेस्टिस भी बनता है एब्डोमेन के अंदर। बट उसके बाद ये टेस्टिस डिसेंड करके नीचे आ जाता है एब्डोमेन के बाहर इनटू अ मस्कुलर पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस। एक मस्कुलर पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर में पेयर ऑफ टेस्टिस की प्रेजेंस है। ओवल शेप का होता है टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे ह्यूमन मेल में, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर, द बैग in which the testis is present, is called scrotum, ठीक है ना। and of course this is testis. Why the testis is lying outside the abdomen? तो testis के abdomen के बाहर होने के का कारण, जो मेजर कारण है वो ये है कि स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेम्परेचर बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए होता है। बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, एब्डोमेन के अंदर का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? दैट द बॉडी इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो उससे कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए ताकि स्पर्म बन सके प्रॉपरली। हाई टेम्परेचर में स्पर्म नहीं बन पाएगा। स्पर्म बनना इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ना, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर चाहिए। फॉर दैट रीजन टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस के बाहर एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजनस टिश्यू होता है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो टेस्टिस को थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फिजिकल इंजरी से। अगर किसी तरह की कोई फिजिकल इंजरी होती है तो दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या नाम है इसका? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक टेस्टिस ले रहे हैं, सिंगल टेस्टिस, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, सिंगल टेस्टिस ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाओगे। हर एक टेस्टिस के अंदर ना बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होंगे, तकरीबन 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस। 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे हर टेस्टिस के अंदर। हर एक कंपार्टमेंट का नाम होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम होगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। मतलब ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सब एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, विद इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, हमें मिलेगा एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसकी गिनती 1, 2 या किसी में 3 भी हो सकती है, जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है? Seminiferous tubules. Every testis has around 250 compartments, and each compartment has these highly coiled structure called seminiferous tubules. Called seminiferous tubules. Seminiferous tubules का नंबर हर testicular lobule में it's between 1 to 3। एक हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है। ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर से, जैसे नेफ्रॉन याद है ना आपको, पतला सा था, तो ये अंदर से हॉलो है। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वुड बी एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो एक्चुअली में कुछ इस तरह का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। खींचोगे तो लंबा सा ट्यूब है, अंदर से खोखला भी है, अंदर से हॉलो भी है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, मतलब इसमें, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक को निकाल लिया हमने मान लो बाहर और जूम करके बड़ा कर लिया, तो इसके अंदरूनी दीवार पर ना यहाँ पे 2 तरह के सेल्स हैं। एक ब्लू कलर से बना दिया मैंने समझने के लिए, एक रेड से बना दे रहा हूं। 2 तरह के सेल्स हैं। कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल्स। सारे लोग खड़े हो जाइए, प्लीज, और खड़े होकर सुनिए बात। एक सेल है, इसका नाम है सर्टोली सेल्स, और दूसरा सेल है इसी के अंदर, किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसका नाम है
स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल भी बोलेंगे इसको हम लोग, मेल जर्म सेल। तो सर्टोली सेल इज वन ऑफ द सेल प्रेजेंट इनसाइड द seminiferous tubule and spermatogonia are the other cells present inside the seminiferous tubule. नेजल ब्रीदिंग, नाक से लंबी लंबी सांस लीजिएगा और ये सब अब्सॉर्ब करते चलेंगे साथ साथ। सर्टोली सेल्स आर द सेल्स जो के देखो स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पहले बात कर लीजिए। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल होता है, 2n है ये जब मियोसिस करेगा तो इससे बनेगा 4 स्पर्म। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म को पैदा करने वाला सेल नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्म जेनरेटिंग सेल, मेल जर्म सेल। स्पर्म इसी से बनेगा, कैसे बनेगा? मियोसिस से। मियोसिस याद है आपको? मियोसिस याद है आपको? रिडक्शनल डिवीजन क्लास 11th कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा हैप्लॉइड स्पर्म्स, बहुत सारा, ह्यूज नंबर, अबंडेंट, मिलियंस में। जो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट हैं अलोंग विद दी स्पर्मेटोगोनिया, ये न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को। किसको? स्पर्मेटोगोनिया को। स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन मिलेगा सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया को एक्टिव, अलाइव और फंक्शनली रिचार्ज्ड रखते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है क्या? बाहर आएंगे हम लोग तो हमें एक और तरह का सेल मिलेगा। कहां बाहर? यहां बाहर, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, बट टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। आ रही बात समझ आपको थोड़ी थोड़ी? टेस्टिकुलर लोब्यूल में, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे जो सेल्स भरे हुए हैं, इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स भी इनका नाम है। दीज लेडिग सेल्स, इसकी लोकेशन समझ जानी है, स्ट्रक्चर से फेमिलियरिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू अब्सॉर्ब एंड इम्बाइब, कि कहां पे क्या है, इसलिए मैं बना के बता रहा हूं। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह का सेल था, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया। और बाहर आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब यहां पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे दूसरा, बीच बीच में भरा हुआ जो सेल है उसको क्या बोल रहे हैं? लेडिग सेल्स। अदर नेम जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स, ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और और लेडिग सेल्स, ये क्या करता है? ये बनाता है टेस्टोस्टेरॉन। मेल सेक्स हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिस से 2 चीजें बनती है ना, सेक्स हार्मोन और गैमेट्स। तो गैमेट्स बन रहा है कहां से? स्पर्मेटोगोनिया से। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल दोनों मिलकर के स्पर्म की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहां से बन रहा है? लेडिग सेल से। डक्ट पे आ जाइए। डक्ट आर द पाइप सिस्टम्स। 4 डक्ट है बच्चों। डक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? ग्लैंड, उसके बाद पेनिस, उसके बाद सीमेन, खत्म। ये याद रहेगा। 3 सेल का नाम आया सिर्फ, कौन कौन सा? सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड लेडिग सेल्स। स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई कि टेस्टिस इज कवर्ड बाय tunica albuginea. It has internal compartments known as testicular lobules. Within these lobules we have seminiferous tubules. They are male gonad या essential sex organ which produces sperm and secrete the male sex hormone called testosterone. तो टेस्टिस के से 2 चीजें रिलीज होंगी, क्या क्या? They will produce sperm and secrete the male hormone testosterone. Testis lies outside the body in a sac called scrotum. Sac called. It helps in maintaining the temperature 2 to 3 degrees Celsius lower than the body temperature. The lower temperature is essential for the development of the sperms. Sperm के development को क्या बोलेंगे? Spermatogenesis.
Outermost covering of the testis is formed by a dense fibrous membrane called tunica albuginea, which serves as a protective layer to the testis. Each testis is divided into 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled tubes, which are known as seminiferous tubules, in which sperms are produced. Inside seminiferous tubule, sperms are produced. Outside seminiferous tubule, testosterone is produced by a hormone called, by a cell called Leydig cell. Okay. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 highly specialized cells called male germ cells, which is called spermatogonia, and Sertoli cells. Sertoli cell will provide the nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubule contains masses of the cells called interstitial cells या फिर Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete the male hormone called androgen, या male में specifically that's called testosterone, which maintain the male sexual characteristics. दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज होर्स होना, इन सब के पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरॉन. दिस इज अ डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी एसेसरी स्ट्रक्चर्स और डिटेल्स में इसको समझने के लिए. हम लोग इस पे वापस आएंगे, बट ये डायग्राम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एसेंशियली इंपॉर्टेंट होता है. डायग्राम बनाने को अगर नहीं भी आता है आपके एग्जाम्स में, 12th में तो आता होगा, सब्जेक्टिव पार्ट है ना 35, तो आइडेंटिफिकेशन तो आता ही आता है हर हाल में. लेबलिंग आता है, इसमें ए लग के बी लग के पूछ लिया जाता है व्हाट इज दैट. यू शुड बी नोइंग दैट, वी विल बी नोइंग दैट इन अ व्हाइल. चलो मैं डक्ट सिस्टम समझाता हूँ पहले आपको. एसेसरी डक्ट पे 4 नाम है जो आपको अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहे हैं. रेटिटेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडामिस एंड वास डिफरेंस. चलो आप ध्यान से दो. स्पर्म कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है. कौन से सेल से बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनता है. पहले थोड़ा सा ना 3D में इमेजिन करो. 3D में इमेजिन करो, यहां पे ऐसे एक्सटेंसिवली कॉइल्ड एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बगल में एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक और है, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. किसके अंदर? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है. यहां एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहां है, बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है, तकरीबन कितना 250 के आसपास. हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में वी हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक पतला सा बहुत नैरो पाइप बाहर आता है स्पर्म लेकर के. यहां पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां एक और, यहां एक और, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ठीक है. इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो पतला सा पाइप बाहर आएगा ना, उसको बोलेंगे रेटिटेस्टिस. इस वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक और पाइप आएगा, इस यहां एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उससे भी एक बहुत नैरो पतला थिन पाइप बाहर आ रहा है. इसको क्या बोल रहे हैं? रेटिटेस्टिस. क्या बोल रहे हैं? एक रेटिटेस्टिस इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया, एक रेटिटेस्टिस इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया, और तीसरा इससे आया. तीनों आके जुड़ गया. यहां से भी आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया, और तीनों जुड़ के एक थोड़ा मोटा पाइप बन गया. डक्ट बन गया. पाइप बोल रहा हूं मैं समझने के लिए, समझ आ रही बात? पहला डक्ट क्या था? रेटिटेस्टिस, जो सबसे नैरो है, सबसे थिन है, जो कहां से अराइज होगा? ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से. अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है वैसे तो, मान लीजिए 3 है, तो ये तीनों रेटिटेस्टिस कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए, और एक कॉमन डक्ट में जुड़ गए. दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड वासा इफरेंशिया. दैट्स कॉल्ड वासा इफरेंशिया. वासा इफरेंशिया में क्या है? स्पर्म है. स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था, जो रेटिटेस्टिस से फ्लो होते होते आया, इस वाले से भी आया, इस वाले से भी आया, सब आके थोड़ा थिक बन गया. इसको क्या बोल रहे हैं? वासा इफरेंशिया. तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक वासा इफरेंशिया बाहर आ रहा है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक रेटिटेस्टिस बाहर आ रहा था. बट एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक वासा इफरेंशिया बाहर आ रहा है. तो एक वासा इफरेंशिया बाहर आया एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से. ऐसे कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं? अराउंड 250. तो 250 के आसपास वासा इफरेंशिया हो गया. ये सारा वासा इफरेंशिया इससे 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 जुड़ के एक थिक और ज्यादा मोटा पाइप बन गया, डक्ट बन गया. दैट इज कॉल्ड एपिडिडामिस.
सबसे पतला नैरो हो गया क्या? रेटिटेस्टिस। कॉम्बिनेशन ऑफ या लाइक कंपाइलेशन ऑफ रेटिटेस्टिस से क्या बन गया? वासा एफरेंशिया। सारे वासा एफरेंशिया भी मर्ज करके क्या बन गया? एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस होगा ये सारे के सारे वासा एफरेंशिया का कॉम्बिनेशन है और ये टेस्टिस के लेटरल साइड में जाकर के अटैच हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये 3D में आप समझ पाएंगे कि रेटिटेस्टिस कैसे जुड़ेगा, इतना हमारे लिए लोड भी है नहीं है। तो ये रहा हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। ये डक्ट 3D में बनेगा, तो आपको समझ में ऐसे आएगा कि ये ऐसे निकला। कौन सा डक्ट है वो? रेटिटेस्टिस था। फिर यहां से एक डक्ट, यहां से एक डक्ट, यहां से सब जुड़ के क्या बन गया? वासा नहीं, वासा एफरेंशिया तो यही बन गया था। वो सब जुड़ करके क्या बन जाएगा? एपिडिडामिस। वो आपको यहां दिखाई देगा, मोटा बड़ा सा डक्ट जो टेस्टिस के लेटरल साइड में क्वाइलिंग करके दिखाई देगा। ये बहुत लंबा है, तकरीबन 5 से 6 मीटर लंबा है, बट एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड होने की वजह से ये टेस्टिस के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब यहां से एक और डक्ट बाहर निकलेगा जो और मोटा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है अलग से। इसका नाम है वास डिफरेंस, जो अब स्क्रॉटम से स्पर्म को पेनिस तक लेके जाएगा। तो पहले एब्डोमेन में जाएगा और फिर ऊपर से पेनिस के ओपनिंग में जाकर के मर्ज होगा। तो यह है वास डिफरेंस। यह है क्या? एपिडिडामिस। एपिडिडामिस, दिस इज वास डिफरेंस। रेटिटेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया यहां अंदर की कहानी है, यहां से पहले पढ़ोगे, फिर एपिडिडामिस एंड वास डिफरेंस अलग से मैं बताऊंगा। गो थ्रू करेंगे जल्दी से। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। इसका मीनिंग समझ आ गया? Retitestis does not open directly into vasa efferentia. It opens into retitestis, which opens into vasa efferentia. Opens into या merge एक ही बात है, जाके जुड़ जाना या जाके खुलना, that means the same, right? तो seminiferous tubule actually opens into retitestis and retitestis merges into the vasa efferentia. Loud. Repeat करोगे, टर्म तो बच्चों याद होगा, ठीक है ना? Several vasa efferentia opens into epididymis and carries a sperm outside the testis. Testis से बाहर निकल गया ये. Epididymis continues as vas deferens. Epididymis उसके आगे क्या बन जाएगा? Vas deferens and ascend, descend ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना, ascend into the abdomen to loop over the urinary bladder. ये स्ट्रक्चरली आप समझ पाएंगे बात को. एपिडिडामिस टेम्परली स्टोर्स द नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म. एपिडिडामिस में बहुत सारे स्पर्म स्टोर होते हैं until they become mature. एपिडिडामिस इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो टेस्टिस के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा. वास डिफरेंस एपिडिडामिस स्पर्म को लेकर के पेनिस की तरफ जाएगा. ये जो स्टार्टिंग में आपने देखा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा एपिडिडामिस. ये है क्या? वास डिफरेंस. ये है यूरिनरी ब्लैडर के लूप के बारे में बात की जा रही थी अभी, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसे जाएगा वास डिफरेंस और यहाँ जाके खुलेगा. यहाँ पे 3 ग्लैंड है. यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज के क्लास को. 3 ग्लैंड का नाम हमें याद होना चाहिए, लेकिन डक्ट का नाम याद हो गया. 4 डक्ट है. लास्ट थिंग मैं चाहता हूँ कि ये इतना पार्ट आप प्रिपेयर करके जाएंगे कि 3 ग्लैंड है बच्चों जो स्पर्म को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. 3 टाइप का ग्लैंड है. टाइप का ग्लैंड है. गिनती कितना है? 5. क्यों 5 है? ऐसे 5 है कि 2 पेयर में है, 1 सिंगल है. सेमाइनल वेसाइकल ये पेयर में है, 2 सेमाइनल वेसाइकल है. एक रहा ये, एक रहा ये. प्रोस्टेट ये सिंगल है. प्रोस्टेट एक है. आपको बोलोगे 2 है, ना ना ना, ये पूरा 1 है. ये यहां से डक्ट आ रहा है बट ये गिनती में 1 है. समझ आ रही बात? आप बुक में देखोगे दिखाई देगा ये 2 दाया बाया नहीं है, वो सिंगल पीस है. पीछे से एक कॉमन है वो. और छोटा छोटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है. कितना? ये रहा, एक बल्बो यूरेथ्रल, एक बल्बो यूरेथ्रल. इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. इन ग्लैंड का कलेक्टिव सिक्रीशन सीमेन कहलाता है और इसी सीमेन में स्पर्म फ्लोट करता है.
और ट्रैवल करके ओवम तक पहुंचता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में कल बात करेंगे डिटेल में, बट ये ग्लैंड का नाम याद करने वाला काम खत्म करके रखिए। सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल पेयर में है, ठीक। प्रोस्टेट, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 है, वो भी पेयर में है। टोटल 5 हुआ। टाइप कितना हुआ? 3 टाइप है, काउंटिंग इज 5, क्योंकि एक क्वेश्चन आया नीट में, सिंगल कौन सा है इसमें से? प्रोस्टेट सिंगल है। ये कलेक्ट अलग अलग कंपोनेंट रिलीज होते हैं, कहीं से सर्टेन ग्लैंड से रिलीज होता है फ्रुक्टोज, लिपिड, विटामिन, ये सब सीमेन के अंदर मिलता है। तो अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग पार्ट सिक्रीट होता है, बट कलेक्टिवली इट फॉर्म्स सीमेन, जिसमें फ्लोट कर रहा होता है क्या? स्पर्म। स्पर्म इज अ मोटाइल गैमेट एक्चुअली। स्पर्म के बारे में स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, जो बनता कहाँ है? यहाँ बनता है। ये सब क्या है? टेस्टिस के अंदर का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहा है, मतलब दिख तो क्या रहा है, बहुत ब्लर दिख रहा है आपको इसमें। तो ये सारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि टेस्टिस कहाँ मिलेगा? स्क्रॉटम में। पढ़ के आओगे ना कल,